हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेनेटिक्स से रिलेटेड। और जेनेटिक्स की ये सीरीज़ फिर से मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी अपडेटेड लेक्चर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और शुरुआत से ही बात करेंगे। जैसा कि आपने भी पहला लेक्चर मेरा देखा होगा जो मेंडल जी के बारे में था, मेंडल के एक तरह से उनकी बायोग्राफी के बारे में था, उनके बारे में बनाया गया वीडियो था। और काफ़ी हद तक उनके उस वीडियो के बाद एक आपको आइडिया हल्का फुल्का लग गया होगा कि जैसे मेंडल के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर हमें मेंडल के क्या रोल हो सकते हैं और मेंडल ने किस तरीके से अपने रोल को अप्लाई किया, वो सारी बात जो है इस वीडियो के अंदर मैंने बात करी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पहली चीज़ है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर मेंडल ने जो भी अपना सारा का सारा जो काम किया, वो काम आखिर किस तरीके से वो डिज़ाइन हुआ था या फिर किस तरीके से मेंडल के दिमाग में ऑलरेडी से वो सारी बातें थी जिनको उन्होंने बाद में बड़े होने के बाद जो है उस सारी चीज़ों को अप्लाई किया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इसी टॉपिक के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। और जेनेटिक्स के बारे में अगर जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखिए जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली जब हम किसी एक स्पेशल टॉपिक की बात करते हैं तो उसके कुछ अपने टर्मिनोलॉजी होते हैं, देखिए, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन टर्मिनोलॉजी को नहीं जानेंगे तो बार बार बहुत सारे वर्ड जो है वो आपके सामने जो है वो सामने आते रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप एक जानते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस, ठीक है। तो वेरिएशन हो गया, हेरिडिटी हो गया, ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जो अक्सर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं और इनके बीच में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होते हैं जो समझने काफ़ी हद तक मुश्किल होते हैं। तो तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फिर मेंडल की शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि जितने भी हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से देखिए फ़ायदा और बेनिफिट क्या होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कई चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में हम जानते हैं कि मेल कैरेक्टर्स भी आते हैं और फीमेल ऑफ स्प्रिंग के भी कैरेक्टर आते हैं। जब मेल ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर आएंगे और फीमेल ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर आएंगे तो दोनों कैरेक्टर जो होंगे वो मर्ज होते हैं, मतलब 23 क्रोमोजोम आते हैं मेल से और 23 क्रोमोजोम आते हैं फीमेल से। तो जाहिर तौर पे हमारे बॉडी में, मतलब कि एक जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा, जो उसका बच्चा होगा, उसके अंदर मदर के भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं और फादर के भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनसे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नए कैरेक्टर्स बनते हैं। ठीक, अब वो जो कैरेक्टर आते हैं उनको हम क्या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो उन कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस होते हैं हम उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमारे बॉडी में चेंजेस लेकर के आते हैं जो एवोल्यूशंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से रिप्रोडक्शंस के बाद वो चीज़ें बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो करते हैं कि वो सारे कैरेक्टर्स या वो सारी चीज़ें या वो सारे कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उनकी जो मैकेनिज़्म होती है कैरेक्टर की, द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब किस तरीके से वो आ रहे हैं किसी पेरेंट से बच्चे के अंदर, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हेरिडिटी का नाम देते हैं। ठीक है ना, जो पेरेंट से हमारे अंदर आते हैं उसमें कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो काफ़ी दफ़े मैच करते हैं और कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो काफ़ी दफ़े मैच नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कैरेक्टर जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर से अलग होता है या सेम स्पीसीज से थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैरेक्टर्स आखिर आते कैसे हैं। देखिए, क्या होता है कि वेरिएशंस के टाइम पे जनरली हमें ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। ब्लेंडिंग कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए फादर है और मदर है, उन दोनों के कैरेक्टर में मान लीजिए आई जो है वो मदर को आ गई और लिप्स जो है वो फादर को आ गया, लिप्स मदर की आ गई या आईज फादर का आ गया। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके जो फेस होता है वो पूरी तरीके से डिफ़र होता है अपने पेरेंट्स से।
ठीक है ना, इसी से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। तो अगर वेरिएशंस मतलब अगर जो है मदर और फादर के दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे के अंदर जैसा हूबहू सेम देखने को नहीं मिल रहा है या फिनोटिपिकली वो सेम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे हम लोग वेरिएशंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वेरिएशन का नाम देते हैं। वहीं पे हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से छोटा सा एक हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या हेरिडिटी और वेरिएशन में डिफरेंस है, फिर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेरिडिटी इज अ मैकेनिज्म। Heredity is a mechanism which transmit character resemble as well as difference to the offspring from the parents, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। Heredity एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं उसके पेरेंट्स से उसकी नई ऑफस्प्रिंग में। ठीक है ना, ये अलग भी हो सकते हैं और काफ़ी दफ़े ये सेम भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ वेरिएशंस की, तो वेरिएशन रिप्रेजेंट विजिबल डिफरेंसेस। विजिबल डिफरेंसेस, इस वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। विजिबल डिफरेंसेस शोन बाय इंडिविजुअल विद इन द ऑफस्प्रिंग एंड स्पेसीज। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स नए बन रहे हैं, ठीक है ना, जो इंडिविजुअल्स पेरेंट्स से बच्चे जो बन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स में उनके वो कैरेक्टर्स जो उनके पेरेंट्स से अलग हैं, उन्हीं को हम लोग बेसिकली वेरिएशंस कहते हैं। हेरिडिटी की बात करूं तो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशंस। ठीक है ना, जो हमारा हेरिडिटी होता है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी लेकर के नहीं आते हैं विद इन द पॉपुलेशंस के अंदर। जरूरी नहीं कि हेरिडिटी से कोई भी वेरिएशंस या फिर इवोल्यूशंस या डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ और मेरे जो है पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, अब मेरे कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स से ही आएंगे। बस बात इतनी है कि कभी कभी ब्लेंडिंग हो जाएगी तो थोड़े मोड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे थोड़े मोड़े क्या हो जाएंगे, चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अगर ब्लेंडिंग हो गई तो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हम दिखने में हूबहू उनके जैसे रहें चाहे ना रहें, लेकिन हाँ ये है कि हमारे जो कैरेक्टर होंगे वो उन्हीं के होंगे, मतलब मदर और फादर के ही होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हम दिखने में फिनोटिपिकली भले उनसे अलग दिखें हेरिडिटी में, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर होंगे वो मदर फादर के दोनों के मिक्स ही होंगे, तो जाहिर तौर पे कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं आएगा। तो ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनमें लिमिटेशंस होती है। बट अगर वहीं पे हम दूसरी तरफ बात करते हैं वेरिएशंस की, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी। वेरिएशंस अगर किसी भी में भी होता है तो वो क्या करता है कि वो नया कैरेक्टर्स लेकर के आता है, और ये नए कैरेक्टर्स हमारे पॉपुलेशंस में डाइवर्सिटी लेकर के आते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इवोल्यूशंस की, तो जहाँ डाइवर्सिटी होती है वहाँ पे इवोल्यूशंस भी काम करता है। मतलब जहाँ पे नई नई चीज़ें बनती हैं वहाँ पे इवोल्यूशंस हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन इवोल्यूशंस। अगर मैं बात करता हूँ हेरिडिटी की, तो ये इवोल्यूशंस को नहीं करते हैं, जबकि वहीं पे बात करते हैं अगर मैं वेरिएशंस की, तो लीड इवोल्यूशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिनोटिपिक कैरेक्टर टू द स्पीसीज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, और इसीलिए पेरेंट्स से अलग दिखने के कारण ही ये एक नई स्पीसीज बन जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, वेरिएशंस एक दो कैरेक्टर से आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक दो कैरेक्टर्स वो ब्लेंडिंग हो सकती है, बट वेरिएशंस मतलब एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैरेक्टर्स वेरीड करते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक, तो नए कैरेक्टर्स आने की संभावनाएं रहती हैं। वहीं पे हेरिडिटी की अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स में, तो फ्लैट फीट वर के आर्केस, अटैच वर से फ्री ईयरलोब्स, फ्लावर कलर, सीड टाइप, जेनेटिक डिजीज आर एग्जाम्पल्स। ये सभी जो होते हैं ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये सभी के सभी हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर्स, डिम्पल्स, फ्रेकल्स, ये सभी जो है एग्जाम्पल्स हैं वेरिएशंस की। जैसे कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स के अंदर आपको डिम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो डिम्पल्स देखने को आ जाए। तो ये सारे कलर, जैसे कि आई कलर है, पेरेंट्स के आई कलर कुछ अलग है और उनके आई कलर्स कुछ अलग है, बच्चे के आई कलर्स कुछ अलग है। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो ऐश्वर्या राय की आँख जो है वो आपके ब्लू कलर की है और अभिषेक बच्चन की आँख मान लीजिए ब्लैक कलर की है।
ठीक है ना, ये दोनों लोगों की है सपोज दैट, लेकिन बच्ची जो वहाँ पे है उसकी आइज़ जो है वो ब्राउन कलर की हो जाए, तो ये एक वेरिएशंस कहलाता है। हेयर कलर भी वेरिएशंस में आ जाते हैं, स्किन कलर भी वेरिएशंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है वेरिएशन और हेरिडिटी के बीच एक सिंपल सा डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी दफ़े आपको सुनने को मिलती है। जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो अब यहाँ पे बात हम लोग करना शुरू कर देते हैं डीएनए लेवल पे। डीएनए लेवल मतलब प्रोटीन लेवल, डीएनए लेवल पे, क्योंकि इनहेरिटेंस एक पूरा का पूरा फिनोमेना, एक पूरा का पूरा पाथवे है कि कैसे कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे के अंदर जा रहे हैं। हेरिडिटी में क्या था कि वो कैरेक्टर थे जो बच्चों के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से पास हो रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बच्चे के अंदर। मतलब इसमें कुछ शो नहीं करना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें हम शो नहीं करेंगे। हम बस इसमें ये जानेंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चे के अंदर। पासिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इज इनहेरिटेंस। ठीक, इंफॉर्मेशन इज पास डाउन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स, जिसे हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, जो जनरली अमीनो एसिड को कोड करते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज पास डाउन टू द फॉर्म ऑफ केमिकल कोड्स बाय द डीएनए। जैसा हमारा डीएनए होगा उसी तरीके से हमारा आरएनए होगा और उसी तरीके की हमारी प्रोटीन बनेगी। मतलब सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। जैसा हमारा डीएनए होगा उसी तरीके से हमारी आरएनए बनेगी और उसी हिसाब से हमारी प्रोटीन बनेगी। ठीक, प्रेजेंट इन सेक्स सेल, और ये किसके अंदर में दिखाई देते हैं? सेक्स सेल, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम के अंदर। इनहेरिटेंस इज बाय द वर्च्यू ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशंस। इनहेरिटेंस के अंदर आपको कई दफ़े क्रोमोसोमल्स वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जीन लेवल के भी वेरिएशंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल पास बाय क्रोमोसोम व्हीकल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम ही वो व्हीकल है या वो व्हीकल है जिसके थ्रू जो कैरेक्टर है वो पास हो रहे हैं एक पेरेंट इंडिविजुअल से बच्चे के अंदर, क्रोमोसोम। क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट से बच्चे के अंदर जो डीएनए जा रहा है वो एज अ क्रोमोसोम के फॉर्म में ही जा रहा है। बाकी आप सब जानते हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन क्या होते हैं। डीएनए के ही कॉम्पैक्टेशन से आपका बनता है क्रोमैटिन, और वो और कॉम्पैक्ट होगा तो बनेगा क्रोमोसोम। तो चाहे डीएनए जाए चाहे क्रोमोसोम जाए, वैसे बेसिकली जो जाएगा वो क्रोमोसोम के फॉर्म में जाता है। वही तो मैं आपसे कहता हूँ ना कि 23 जा रहा है फादर से और 23 जा रहा है मदर से। तो एक तरह से क्रोमोसोम वो वे है जिससे कि बच्चे के अंदर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, और इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ध्यान सुनिएगा, वो कैरेक्टर मैच करें चाहे मैच ना करें, वो कैरेक्टर्स मैच करें चाहे मैच ना करें, बस बच्चे के अंदर जो भी चीज़ जा रहा है जेनेटिक मटेरियल, वही क्या है? आपका इनहेरिटेंस है। बात समझ में आ गई? ओके फाइन। अब जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का होता है वो जेनेटिक मटेरियल बच्चे के अंदर जाता है। कई दफ़े आपने देखा होगा कि कई ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चे के अंदर तमाम तरह की बीमारियों को जन्म देती हैं, केवल कैरेक्टर दिखाने के लिए नहीं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लेकर के आती हैं, या फिर जीन लेवल या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लेकर के आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो बेसिकली क्या होता है? एक जेनेटिकल डिजीज़ है जो इनहेरिटेंस के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि ये जो डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, ये एक सेक्स लिंक डिजीज़ है। सेक्स लिंक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ में लगे हुए ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये ट्रांसफ़र किससे होते हैं? पेरेंट से बच्चों के अंदर। जैसे मैंने केस, अगर आपने हीमोफीलिया नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि रानी विक्टोरिया जब हीमोफिलिक थी तो वो हीमोफिलिक तो थी लेकिन अनअफेक्टेड थी, उनको बीमारी नहीं थी। लेकिन उनके जीन जो थे, जब वो उनके लड़के में गया तो लड़का जो है वो अफेक्टेड हो गया। ठीक है, क्योंकि उनका जो सेक्स क्रोमोसोम था वो एक एक्स क्रोमोसोम किस में जाएगा? बच्चे में जाएगा। और जब बच्चे में वो एक्स क्रोमोसोम गया लड़के में, तो लड़के में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने के कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसके बारे में डिटेल में हीमोफीलिया में आपको बताऊंगा, वीडियो पड़ा हुआ है तो आप देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ है आपके क्या कहते हैं,
इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग आफ्टर विच पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। द ट्रेट्स दैट आर पास फ्रॉम वन टू नेक्स्ट नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रेट्स मतलब दैट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हीमोफीलिया था, वो किसके अंदर था? रानी विक्टोरिया के अंदर हीमोफीलिया का जीन था और वो जीन ट्रांसफर हो गया उनके बच्चे के अंदर, तो बच्चा अफेक्टेड हो गया था। ठीक है, तो वही चीज़, तो वो एक ट्रेट्स है जो ट्रांसफर हो रहा है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में। दैट्स ऑल, ये है इनहेरिटेंस, और ऐसे कैरेक्टर को हम लोग इनहेरिटेंस कैरेक्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जेनेटिक्स के बारे में। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। ग्रीक लैंग्वेज में इसका नाम जीनो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिव बर्थ। द वर्ड जेनेटिक was first suggested to describe study of inheritance and science of variations by prominent British scientist विलियम बेटसन। जेनेटिक्स को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसका नाम है क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं मेंडल से रिलेटेड, या फिर मेंडल के ही जो भी नए नए मेंडल को लेकर के जो नए नए रूल्स बने हैं, जैसे मेंडल के जो एक्सेप्शंस बने हुए हैं उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि मेंडेलियन प्रिंसिपल, सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे मेंडल के तीनों लॉ के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को जो है, अगर आपने नोटिफिकेशंस बेल नहीं दबाया तो वो भी भाई आप दबा लीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो अब जेनेटिक्स के लगातार आएंगे और ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, तो आप प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक, अच्छे वीडियोस आएंगे। तो मेंडल प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, जिसमें आप सेग्रीगेशंस को पूरी तरह से क्लैरिफाई करेंगे एनसीईआरटी की किताब के साथ में। सेक्स डिटर्मिनेशंस के बारे में भी आप जानेंगे, सेक्स लिंकेज भी बताऊंगा मैं आपको, जो लिंकेज है, जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर वाला भी टर्म है, जो विंग्स वाला पूरा एनसीईआरटी में वो भी बताया जाएगा। और उसके बाद साइटोजेनेटिक्स या फिर इनहेरिटेंस की आपका जो सेल है, पूरा सेल डिवीज़न है, वो मेंडल के जेनेटिक्स से कैसे कोरिलेट करता है, जहाँ पे कई साइंटिस्टों के नाम आपको देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वो भी बताया जाएगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं डीएनए से रिलेटेड, उसके एक्सपेरिमेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए किससे बने, ये सारी बातें होती हैं। और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि आखिर जेनेटिक्स में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, या जो कितने, मतलब जैसे मान लो 100 अगर लोग हैं, 100 में से 20 लोग थोड़े से अलग हो गए हैं, तो उनका इवोल्यूशंस में क्या रोल होगा। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड जब हम कोई बात करते हैं, उसकी फाइलोजेनी से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो वो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल के बारे में सबसे बड़ी जो बात है ये है कि पहला सवाल उठता है कि वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया? जैसा कि आप सबको कहानियों के थ्रू पता ही होगा कि मैंने कहानी के अंदर आपको एक बात बताई हुई थी कि मेंडल के मन में ही ये पहले से ही सवाल थे कि ये फ्लावर ऐसा है तो क्यों है। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने का कोई अचानक सा मन नहीं था, कोई उनकी पर्सनल शौक नहीं थी कि उनको मटर की सब्जी पसंद हो, ऐसा नहीं है। बस ये था कि हाँ, कि मेंडल को ये पता था कि बहुत पहले ही सवाल होता था कि ये अपने पिता से पूछा करते थे कि अगर इसका फ्लावर का कलर रेड है तो क्यों रेड है, या दूसरा कलर क्यों नहीं हो गया है, या वाइट कलर का है तो क्यों वाइट कलर का है, दूसरा कलर क्यों नहीं हो गया है। तो ये अपने फादर से बहुत सारे सवाल पूछते थे। जब इनको मौका मिला, जब ये बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इन्होंने उन्हीं सवालों को अप्लाई किया, लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लोगों को समझ में नहीं आई थी बातें। तो मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया? आप इसको कोइंसिडेंस नहीं मान सकते हो, बहुत ही ज़्यादा समझदारी थी। मेंडल जो थे, देखिए मेंडल को 2 तरह से आप समझिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मेंडल को समझने की, वो ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेंडल को समझना है आपको, तो मेंडल को आप ऐसे समझिए। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, मेंडल एक मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिशियन होने के कारण एक तरफ वो गार्डन के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक, और दूसरी तरफ ये क्या काम करते थे, गार्डन में एक्सपेरिमेंट तो ये करते ही थे,
साथ में दूसरी तरफ जितने भी इनको जो भी प्लांट इनको देखने को मिलते थे उनको साइड में ये मैथमेटिकल एक्स जो भी कैरेक्टर इसको देते थे। मान लो जो टॉल के लिए टी डिसाइड किया है तो टी दे देते थे। तो कहने का मतलब ये था कि मेंडल जो थे वो दो तरीके से देखते थे। एक जो उनको सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है उनके गार्डन में वो, और वो सारे डेटा वो लिखा करते थे अपने डायरी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप ही ने प्लांट कुछ लगाए, आपने मान लीजिए पी के कुछ प्लांट लगाए वाइट कलर वाले, 10 मैंने वाइट कलर के प्लांट लगा दिए, ठीक, 10 क्या 2 लगा दिए, ओके चलिए हो गया। अब 2 प्लांट मैंने लगा दिए कौन वाले, वायलेट वाले। अब मैंने वायलेट वाले का पॉलन काटा और फीमेल मतलब मान करके इसके स्टिग्मा पे डाल दिया, किसके स्टिग्मा पे, वाइट वाले के। अब मेंडल ने लिख दिया उसको वहाँ पे कि हमने वाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू वायलेट के लिए हमने कैपिटल डब्ल्यू ले लिया और वाइट के लिए हमने स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। ये चीज़ जो उन्होंने लगाया है उसको उन्होंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अब ये निकलने का वेट किए कि अब देखें इसकी F1 जनरेशन कब निकलती, मतलब वो जो पी प्लांट है वो बच्चे मतलब उसके जो छोटे प्लांट्स हैं वो कब निकलेंगे। तो जब उसकी सीड निकली भाई, वो सीड जब आया, जब उसको जर्मिनेट कराया तो देखा कि भाई मेरे सारे के सारे जो सीड हैं वो वॉयलेट कलर दे रहे हैं। इस बात को उन्होंने क्या कर लिया, अपने डायरी में नोट कर लिया। जब उन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि क्रॉस कराने पे तो दोनों जीन आ रहे हैं, लेकिन केवल और वायलेट ही क्यों दिख रहा है, जबकि वाइट भी जीन है और वायलेट भी जीन है, लेकिन वो क्यों है। तो मेंडल बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया करते थे। ऐसा नहीं कि उनकी जो रणनीतियाँ थी वो केवल और केवल हवा में चलती थी, वो सारे डेटा अपने डायरी में नोट करते थे कि क्या मिला, और उनका मैथमेटिकल कुछ कहता था और फिर वो उसके साथ उसको कोरिलेट करते थे। जब कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दोनों आ गया, कैपिटल डब्ल्यू वायलेट का था, स्मॉल डब्ल्यू वाइट का था, तो फ्लावर को तो मिक्स हो जाना चाहिए ना, लेकिन फ्लावर मिक्स नहीं हुआ। और जब मिक्स नहीं हुआ तो इनके अलग अलग गैमेट्स भी बने, तो इसी को उन्होंने सेग्रीगेशन डाला। ये सब बात मैं आगे करूंगा, अभी इसकी बात नहीं करूंगा। बस ये जान रखिए कि मेंडल के दिमाग में पहले से ही था, तो उनको जब मौका मिला एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि रिसर्च एरिया में इनका मन बहुत ज़्यादा लगता था, ये बात तो है, तो इसीलिए इन्होंने किया। और अच्छी बात ये थी कि पी प्लांट को सेलेक्ट करना इनके लिए काफ़ी बढ़िया बन गया। क्यों बना, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर जितने भी पी प्लांट में होते हैं वो सारे के सारे अच्छी तरीके से आपको दिखाई देंगे, मतलब कोई हिडन कैरेक्टर नहीं है। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए हुए थे, जैसे कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से, स्टेम की लेंथ, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉड शेप, पॉड का कलर, कॉटिलिडन के कलर और सीड फॉर्म। ये सभी के सभी जो थे वो अच्छी तरीके से इनको दिखाई देते थे, डिस्क्रीट थे, मतलब एक दूसरे से कोई लिंक नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई जो है वायलेट उसके साथ लिंक है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं, सब अलग अलग विजिबल होते थे। फ्लावर अलग पोजीशंस में, फ्लावर का अलग, फ्रूट्स का अलग, सबका अलग अलग कैरेक्टर। तो बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्रीट थे 7 कैरेक्टर, तो देखने में और समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और हर किसी के 2-2 अल्टरनेट फॉर्म थे, हर किसी के 2-2 अल्टरनेट फॉर्म, समझो पहले हर किसी का। फ्लावर के 2 ही फ्लावर होते थे, में 2 ही कलर के फ्लावर होते थे। शेप जो होता था पॉड का वो भी 2 ही तरह का हो सकता था, या इन्फ्लेटेड हो या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो। प्लांट 2 तरह के हो सकते थे, या तो टॉल होते थे या तो डॉर्फ होते थे। मीडियम जैसी कोई चीज़ नहीं थी। फ्लावर पोजीशन 2 होते थे, एक्सियल होते थे या टर्मिनल होते। बाद में एक्सेप्शन निकले, लेकिन पी प्लांट पे एक्सेप्शन नहीं निकले। एक्सेप्शन मेंडल का जब भी निकला वो पी प्लांट को छोड़ करके किसी दूसरे पे निकला। पी प्लांट पे मेंडल का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई गड़बड़ी कोई खामी नहीं थी। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कि मेंडल के जो भी लोगों ने मेंडल को दोबारा से रीडिस्कवर किया, उन्होंने पी प्लांट पे मेंडल को गलत नहीं पाया, क्योंकि मेंडल जो थे वो पहले एक्सपेरिमेंट करते थे फिर डेटा को लिखते थे, इसीलिए उनके एक्सपेरिमेंट में गलती होने की गुंजाइशें नहीं थी। तो फैक्ट की बात किया करते थे वो। और मेंडल जो थे अपने टाइम पे सबको पता था कि जो भी कैरेक्टर आते हैं, आज हमको पता है ना कि जो भी कैरेक्टर आते हैं वो जीन के कारण आते हैं, बट मेंडल उन जीन को फैक्टर्स बोला करते थे। ये भी एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। सेकंड ये था कि जो पी प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था। अब व्हाट इज द मीन ऑफ बाइसेक्सुअल से क्या फ़ायदा मिल सकता है? बाइसेक्सुअल होने का फ़ायदा ये हुआ कि इन्हें सेल्फ पॉलिनेशन कराना आसान पड़ गया। सेल्फ पॉलिनेशन कराना जो है वो क्या पड़ गया, आसान पड़ गया।
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आसान पड़ गया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब ये क्या काम करते थे, खुद पॉलिन को काटते थे और स्टिग्मा पर ले जाकर छिड़क देते थे। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना क्या हो गया, आसान हो गया। और ये सारी टेक्निक उनको उनके पिता से मिली थी, क्योंकि इनके पिता किसान थे। तो समझे, तो पॉलिन को काट करके, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का अच्छी बात ये हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन में मदद मिल जाती थी। ये काट करके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करा लेते थे। अगर ऐसे प्लांट लिए होते जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता तो इनको वेट करना पड़ता है यार, बाहर से वो आए पॉलिनेट करे ना, समझ रहे हो मेरी बात। तीसरा पॉइंट था प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशंस। सेल्फ फर्टिलाइजेशंस इसमें हमें देखने को मिलती थी। साथ में इजी हाइब्रिडाइजेशन भी होता था। इजी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये था कि आर्टिफिशियली ढंग से जब अलग अलग कैरेक्टर्स, मतलब कि टॉल को डॉर्फ से या इस तरीके से जब क्रॉस कराते थे तो इजी होता था इनके लिए। मतलब कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन काफ़ी हद तक इनके लिए क्या होता था, इजी होता था। तो ये भी बात आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि इजी हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि नए कैरेक्टर को जब ये हाइब्रिड कराते थे तो अच्छी तरीके से हो जाता था, ईजिली हो जाता था। मतलब अच्छी तरीके से क्या, ईजिली हो जाता था। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें और भी हैं उसको भी आप ध्यान में रखिए। इजी टू ग्रो इन गार्डन, इसको ग्रो करना बहुत आसान था भाई। छोटा सा ही एरिया था इनका, छोटा सा ही गार्डन था, ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं था। तो उस एरिया के अंदर जो है क्या होता था कि बहुत अच्छी तरीके से ये गार्डन में मटर पी प्लांट को ये ग्रो करा लेते थे। पी प्लांट हर्माफोरोडाइट थे, बता ही चुका मैं आपको। ईजी टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड प्लांट थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन से इनको प्योर ब्रीड भी मिल जाती है। जैसे F1 जनरेशन की जब भी आप देखेंगे मेंडल को, तो F1 जनरेशन की वो हमेशा सेल्फिंग कराते थे। मतलब पहले तो वो क्रॉस होने के लिए छोड़ देते थे वायलेट और उसको, लेकिन बाद में वो सेल्फिंग करा देते थे, ठीक है। पहले दोनों को अपोजिट करा देते थे, वायलेट वाले को इससे वाइट से, लेकिन बाद में जो मिलता था इनको F1 जनरेशन उसको ये सेल्फिंग कराते। तो सेल्फिंग कराने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। इजी हाइब्रिडाइजेशन भी था। और साथ में जब सबसे बड़ी बात वो ये थी पी प्लांट जो होता है ना, वो बहुत ही शॉर्ट साइकिल प्लांट होता है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, पेरेनियल टाइप की नहीं होती, एनुअल टाइप की होती है। छोटी छोटी लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो छोटी लाइफ साइकिल से क्या है कि आप कई जनरेशन्स की स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको जेनेटिक्स में और एवोल्यूशंस में पुख्ता सबूत देना है, पुख्ता एक्सपेरिमेंट देना है, तो आपको कई जनरेशन की स्टडी दिखानी पड़ती है। तो इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया जो ये कई जनरेशन तक 20-25 जनरेशन पी प्लांट की ये देख लेते थे आराम से, ठीक है ना। जब ये उसको कई जनरेशन तक देखते थे तो इनका कैलकुलेशंस परफेक्ट हो जाता था कि अच्छा हर बार आ रहा है 25 जनरेशन तक पी प्लांट में जो है वाइट वायलेट में वायलेट जीत रहा है, तो वायलेट डोमिनेट कर रहा है वाइट पे। तो ये फिक्स कैरेक्टर थे जो लंबे जनरेशन्स तक होते रहे। इजी कल्टीवेट था, उगाना आसान था, लाइफ साइकिल क्या थी, शॉर्ट थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पी प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कैरी नहीं करते हैं। जनरली ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, मतलब डिजीज़ बहुत ज़्यादा इसमें लगने की संभावनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इनको लगाना आसान होता है क्योंकि ये कहीं पे भी सरवाइव कर जाते हैं। बहुत ही सिंपल आप इनको ट्रीटमेंट दीजिए, पी प्लांट उग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेंडल के पी प्लांट का होने के लिए एक एडवांटेजेस बनी। कैरेक्टर्स को आप फिर से देख लीजिए। मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे कॉमनली डिस्क्रीट कैरेक्टर थे, अच्छी तरीके से आपको दिखाई देते थे। हर कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी थे, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशंस, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, कॉटिलेडन कलर एंड सीड फॉर्म। आशा है आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे टर्मिनोलॉजी के साथ में। और